Hi everyone, welcome to this lecture. So in this lecture, we'll start with the introduction part of shear force diagram and bending moment diagram. So let me write it here. We'll start with shear force diagram and bending moment diagram. So this lecture will give you the introductory idea. So we'll look at what is shear force diagram, what is bending moment diagram, what are the rules, कितने तरीके के बीम्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, कितने तरीके की लोडिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे. And then we'll go step by step into drawing shear force diagram and bending moment diagram. So let us say that we have a beam. Let me draw a beam something like this. Okay. Let's say कि it has, let us say this is a beam and it has a support over here and यहाँ पर भी इसके पास में एक support है. Let's say this point is A and this point is B. And let's say कि यहाँ से लेके यहाँ तक it is having a length of L length. This beam will be having some weight W. Okay, कुछ इसका वेट रहा होगा W. एंड फॉर नाउ वी आर इग्नोरिंग वॉट एवर इट्स वेट इज. और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे लेट से अ फोर्स P इज एक्टिंग, अ लोड P इज एक्टिंग, P किलो न्यूटन, P किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग. तो व्हाट वी मीन बाय शियर फोर्स, व्हाट हैपेंस कि यहाँ से जब ये P लोड यहाँ पर लगेगा तो दिस P लोड विल एक्चुअली ट्राई टू ब्रेक दिस बीम फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेगा और ये ब्रेक किस ऑर्डर में होगा? इट विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस. इट विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस. दिस इज सपोर्ट बी. लेट्स से दिस इज सपोर्ट ए. यहाँ से दिस विल ब्रेक और यहाँ पे हमारा एक्चुअल ओरिजिनल लोड लग रहा था पी. तो हियर इफ इट ब्रेक्स तो ये किसके कारण ब्रेक हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज shear force. This is called as shear force. Very simple. Now we want to find out कि ऐसा ये जो बीम है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहाँ से भी ब्रेक कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग कहाँ पर है और इसका लेंथ कितना है, दैट विल सी. तो ये कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ब्रेक कर सकता है. तो अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ shear फोर्स फ्रॉम ए टू बी, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग values of shear forces at various points along the span is called shear force diagram. Is called shear force diagram. Now अभी मैंने आपको ये बताया कि shear force diagram क्या होता है. shear force को एक बार और समझ लेते हैं. shear force का मतलब क्या है? The sum of all the vertical forces, either to the left or to the right of any section is called shear force. तो shear force का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है कि shear force कितना है तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में आप देखिए, लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका वर्टिकल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका जब हम सम करेंगे तो वो निकल के आएगा shear force फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब एक ऐसा डायग्राम जो कि सारे के सारे हर एक पॉइंट पे shear forces को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस डायग्राम को हम कहते हैं shear force डायग्राम.
ओके, अब देखिए शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शियर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। शियर फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। नाउ लेट्स अज्यूम कि वी अगेन हैव अ बीम, एक सिमिलर टाइप ऑफ बीम ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर बीम, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहां से लेके यहां तक लेट अस से एल इज द लेंथ, एंड अगेन लेट्स अज्यूम कि यहां से एक लोड लग रहा है पी किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो बीम है, पहले इंस्टेंस में जो पहले आपको बताया कि ये बीम बीच में से क्रैक करने की कोशिश कर सकती है, तो यहाँ पे बीच में से जैसे वो क्रैक करने की कोशिश करेगी, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। लेट मी ड्रॉ द मिड पॉइंट। यहाँ से लेट अस अज्यूम कि ये बीम का मिड पॉइंट है। यहाँ से ये जो बीम है, इस समवेयर इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट भी कर सकती, इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट कर सकती है। इसके कारण, बिकॉज दिस बीम इज बेंडिंग, वी वांट टू फाइंड कि किसी भी पॉइंट पे कितना बीम बेंड कर रहा है, कितना मूवमेंट से बेंड कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इज जनरली इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So we calculate bending moment at a point. Bending moment at a point is generally equal to what? Force into perpendicular distance. Let me write it here. इस जगह पर लिखते हैं bending moment. This is equal to bending moment at a point. Force multiply by perpendicular distance. Perpendicular distance. Now we want to find what is a bending moment diagram. So a diagram representing all the bending moment values, at any point along the span of the beam is called a bending moment diagram. This bending moment is denoted by m. Another definition जो कि बुक्स के अंदर लिखी हुई है वो ये, it is the sum of moments either to the left or to the right of any section. Either to the left or to the right of any section is called as bending moment. हम bending moment को इस तरीके से देखेंगे, for us in order to solve questions, bending moment is simply equal to force into perpendicular distance. अब देखिए, आपको shear force समझ में आना है। What is shear force? Shear force is simply sum of vertical forces. एक सिंपल बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या आएगा? एक तो फोर्स है विच इज इन न्यूटन, और डिस्टेंस दिस इज इन mm और मीटर, समथिंग लाइक दिस। तो हम इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, वी कैन राइट इज न्यूटन mm लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो जो जनरल यूनिट चलता है टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट दैट इज किलो न्यूटन मीटर।
अब इसके बाद में देखते हैं, हमने ब्रीफ देखा व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। अब इसको कैसे हम डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम सीखेंगे कि कैसे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं, कैसे बेंडिंग मोमेंट, कैसे शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं, दोनों को कैसे बनाते हैं। इसके पहले हमें देखना है व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय टाइप्स ऑफ लोडिंग। हमें देखना है व्हाट आर द डिफरेंट, और इनफैक्ट टाइप्स ऑफ लोडिंग के पहले टाइप्स ऑफ बीम्स देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स। Or maybe I just missed out one more thing. Before going forward to this, let's start with sign convention. मैं आपको वो साइन कन्वेंशन बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई विल ड्रॉ दिस लाइन, आई विल कीप साइन कन्वेंशन वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें याद नहीं रखनी है। तो एक हम बात करेंगे फॉर शियर फोर्स, और एक हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो if the shear force is to the upside, we'll assume bending shear force as positive. And second, if the shear force is down, so we'll take it as negative. If there is sagging bending moment, then the bending moment is taken as positive. Or let's say, if you want to write it this way, sagging bending moment is taken as positive, or anti-clockwise bending moment is taken as positive. Anti-clockwise, just remember this thing. And then we have hogging. Hogging bending moment is taken as negative, or clockwise bending moment is taken as negative. आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू फॉरगेट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना। किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। यू कैन इवन राइट इट हियर, यू कैन रिवर्स इट ऑल्सो, रिवर्स ऑल्सो। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन दिस इज रिवर्सिबल, आप इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना है। वेरी सिंपल। कोई एक सेक्शन पे सैगिंग, हॉगिंग कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। जस्ट अगर एक डायरेक्शन हमारा ऊपर है तो दूसरे डायरेक्शन को हमें नेगेटिव ले लेना है। दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, व्हिच इज टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम्स। तो टाइप्स ऑफ बीम्स में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है? देखिए, सिंपली सपोर्टेड एक बीम है। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अ बीम। ये एक बीम है और यहां पर सिंपल सपोर्ट्स लगे हुए हैं। दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, इसको हम हर बार रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। फ्रॉम नाउ ऑन, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, हम सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस विल रिप्रेजेंट अ सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहां से लेके यहां तक द लेंथ इज लेट्स से एल। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड, आफ्टर सिंपली सपोर्टेड बीम, नेक्स्ट जो हमारे पास में बीम है दैट इज कॉल्ड एज अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम कैसे दिखती है? एक बीम हो जाएगा एंड वन एंड इज फिक्स्ड।
This denotes a fixed end. This is A and this is P. This is L. Length of the beam is L. Third, we have what we call as a fixed beam. Fixed beam. फिक्स्ड बीम कैसा होता है? आप सिंपल सा ऐसा देखोगे, एक हमारे पास में है ये, इसका एक एंड फिक्स था कैंटिलीवर का। फिक्स्ड बीम में बोथ द एंड्स विल बी फिक्स्ड, ए एंड बी। अब इन सारी चीज को लिखते जा सकते हैं बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे कई सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ उस ऑर्डर से आपको चलना है। तो आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कभी भी किसी भी हाल में ड्रॉ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस साथ में आपको कुछ एक्चुअली में याद भी नहीं रखना है। सारी चीजें बिल्कुल मैथमेटिकल चलने वाली है। तो फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने आपको बताया, देन इट इज कैंटिलीवर एंड देन इट इज फिक्स्ड बीम। फोर्थ इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, तो देखिए कंटिन्यूअस बीम कैसा होता है। देखिए कंटिन्यूअस बीम को हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमारे लिए ये है, दिस इज अ कंटिन्यूअस बीम, दिस इज ए बी सी, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज आल्सो एल। इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस बीम इज दिस, एक एंड से इट इज फिक्स्ड, then we have a support, then we have another support. This is A, B, C. Another type of continuous beam can be, this is point A, then we have this, or E. All three forms are continuous beam. Continuous beam के ये सारे फॉर्म। कंटिन्यूस बीम्स के क्वेश्चन जनरली आपको सोम में नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो इन तीनों में से आएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम। और आगे मैं कुछ एक दो बीम्स के बारे में और बताने वाला हूँ। देन वी हैव ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, नाउ हाउ डज दिस लुक? ओवरहैंगिंग बीम कैसा है? लुक एट दिस, यहाँ से एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ, तो दिस इज अ ओवरहैंगिंग बीम। इसको हम कहते हैं ओवरहैंग। दिस इज ओवरहैंग, दिस होल पार्ट, यहाँ से लेके ये वाला और ये यहाँ से लेके ये वाला, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग। तो ये 5 तरीके की बीम है। ओवरहैंग वाला पार्ट आपको आ सकता है निकालने को, या इसके भी क्वेश्चन कभी देख सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है ये जनरली आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ओवरहैंगिंग बीम स्लाइटली कभी-कभी आ सकता है। अब हमने देखा टाइप ऑफ बीम्स, कितने तरीके के बीम्स हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक मिसलेनियस नोट डाल के लिखेंगे, समझेंगे। व्हाट इज हिंज? ओके, देखिए हिंज दो तरीके के हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल हिंज और एक होता है इंटरनल हिंज। वन इज स्ट्रक्चरल हिंज एंड द अदर वन इज इंटरनल हिंज। देखिए स्ट्रक्चरल हिंज क्या होता है? जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ओके। हिंज एट सपोर्ट्स, हिंज एट सपोर्ट्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हिंज। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि हम स्ट्रक्चरल हिंज किसे कह रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बीम है, तो ये जो सपोर्ट है
दिस इज अ स्ट्रक्चरल हिंज, और हर एक स्ट्रक्चरल हिंज पे जो मोमेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, सम ऑफ मोमेंट एट अ हिंज इज जीरो। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेट्स से कि अगर इस तरीके से कोई कंटिन्यूअस बीम है, तब भी इस मोमेंट पे हम लोग बोल सकते हैं समेशन एम इज इक्वल टू जीरो। अब आगे बताऊंगा व्हाट इज समेशन एम क्या है, ओके। बट अभी के लिए ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरल हिंज क्या होता है, जो भी सिंपली सपोर्टेड होते हैं वहां पर जो मोमेंट जीरो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल हिंज। नाउ व्हाट वी मीन बाय इंटरनल हिंज, ओके। इंटरनल हिंज क्या होता है, अ हिंज विद इन अ बीम, a hinge within a beam is called internal hinge। देखो समझिए इस चीज को, लेट मी टेक दिस एग्जांपल, यहाँ से आई विल रिमूव दिस और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। लेट्स से कि ये हमारा एक बीम है, दिस इज अ बीम, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है पी लोड, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे पी लोड लगा हुआ है तो जनरली आपको दिखाई देगा ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड करेगी विथ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट। अभी कुछ परेशान नहीं होना है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है। अभी सिर्फ ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि अगर कोई बीम है ए से बी तक जिस पर कि पी लोड लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, ऑलराइट, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी बीम के अंदर इफ आप चेंज देखिएगा, व्हाट चेंज आई एम गोइंग टू मेक, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहां पर मैंने क्या किया, एक हिंज लगा दिया, ओके। बाय हिंज आई मीन जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी बाइक की चेन होती है, साइकिल की चेन होती है, वो चेन कैसे हर एक पॉइंट पे बेंड हो सकती है, हर एक पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हिंज। अब यहां पर अगर मैं पी लोड को लगाता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो बीम है जो पहले इस तरीके से कुछ बेंड हुई थी, क्या ये बीम अब बेंड होगी, ये बीम एक्चुअली इस तरीके से चली जाएगी, ओके, इस तरीके से। तो यहां पे हम बोलेंगे कि मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो रेजिस्टिंग मोमेंट इस पॉइंट पे। आगे और चीजें समझ में आएंगी, अभी सिर्फ समझिए कि इंटरनल हिंज क्या है। इंटरनल हिंज वो पॉइंट होता है वेयर द सम ऑफ मोमेंट्स आइदर टू द लेफ्ट or to the right is equal to zero, either to the left or to the right is equal to zero, ओके। ये मैंने आपको बताया इंटरनल हिंज के बारे में, कैसे यूज करेंगे, क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी के लिए आपको समझ में आया टाइप ऑफ बीम्स। अब हम आगे चलेंगे और समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स, टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। तो जो सबसे पहला है दैट इज अ सिंपल पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड को मैं अभी जो आपको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड के रेस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ, बट सेम पॉइंट लोड कैन बी अप्लाइड ऑन अ कंटिन्यूअस बीम, कैन बी अप्लाइड ऑन ओवरहैंगिंग बीम, किसी भी बीम पर इसको हम लगा सकते हैं। ए बी, लेट्स से दिस इज एल पार्ट, ये एक पॉइंट लोड पी, किलो न्यूटन, एक एक जगह पर लोड लग रहा है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लोड लग रहा है। आप पॉइंट लोड को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जैसे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स इन अ बिल्डिंग,
किसी बिल्डिंग में जो कॉलम होता है वो एक पॉइंट लोड की तरीके से एक्ट करता है। जैसे यहाँ पर एक स्लैब बनी हुई है, आई विल ड्रॉ इट। ये स्लैब है और स्लैब से आपने देखा होगा इस जगह पर ऐसे कॉलम्स निकले होते हैं, इस जगह से कॉलम्स होते हैं। तो व्हाट आर दीज कॉलम्स? दीज कॉलम्स आर नथिंग बट पॉइंट लोड्स। क्या है? पॉइंट लोड। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम कहते हैं यूडीएल। यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा दिखता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लेट्स से मैं आपको अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम पर ही बता रहा हूँ, बट दिस कैन बी ड्रॉन अगेन ऑन कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर या फिर किसी भी पार्ट पे। अब देखिए यूडीएल कैसा दिखता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरीके का दिखता है। इट इज दिस लोड is distributed equally on the entire beam. Distributed equally on entirely. This is W kilonewton per meter. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंस ये एक पॉइंट पर नहीं लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं, जितना भी एल लेंथ है, लेट्स से 10 मीटर का अगर इसका लेंथ है तो यहाँ पे लोड लग रहा है करीब 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी 1 मीटर पे जो हमारा लोड लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन है। तो टोटल बीम पर हम लोग लोड निकाल सकते हैं। वेल राइट हियर टोटल load, this is equal to W into L, right? This is equal to W into L. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और ये जो टोटल लोड है, लेट्स से दिस टोटल लोड इज कैपिटल W, दिस इज इक्वल टू स्मॉल w into L. This capital W will act where? At सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी यहां पर इसका जो सेंटर है यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि एक W लोड एक्ट कर रहा है। ओके, मैं इसको एक और बार ड्रॉ करता हूं। I'll draw two beams तरीके से। Let's say this is point A, this is point. So we are going to draw a UDL, uniformly distributed load, W किलो न्यूटन पर मीटर, हैविंग लेंथ L। इसका टोटल लेंथ कितना है? L है। अभी 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का लोड है। तो अगर मुझे टोटल बीम पर लोड चाहिए तो वो टोटल लोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल लोड, let's write it P just to avoid W और L का difference. P will act at center of gravity of the load. Center of gravity of the load. ये कहाँ पे लगेगा? इस L के बिल्कुल सेंटर पे, P लोड। तो we'll say कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है this is L/2 एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज L/2। जनरली दिस इज अज्यूम्ड एज कि यार ये जो लोड लग रहा है दिस P is acting like a point load। और आगे सारा कैलकुलेशन ये अज्यूम करके करेंगे कि ये जो पॉइंट लोड है ये एक सेंटर पॉइंट पे लग रहा है। ओके, अब सेम इसको जब आप बुक्स में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ए, लेट मी राइट दिस एज ए, तो ये जो यूडीएल है इस यूडीएल को कैसे ड्रॉ करते हैं? वी ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। तो स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड कि ये W किलो न्यूटन पर मीटर है और ये L लेंथ है। अगेन है सारी बातें सेम है। If I want to calculate what is the total load P is equal to
W into L, राइट? P इज इक्वल टू W into L। और ये कहाँ पे लगेगा? एट CG, मतलब लगेगा अभी भी यहीं पर। बट दिस इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। आपको इसी तरीके से सीखना है, इस तरीके से सीखेंगे तो आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जो मैं आपको यूवीएल के बारे में बताने वाला हूं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब थर्ड जो तरीके का लोड है दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, देखिए यहां से ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं यूवीएल के अंदर। तो यहां पे लिखते हैं यूवीएल। ये बिल्कुल भी परेशान होने वाला नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए सबसे पहली चीज, मैं एक बीम को ड्रॉ कर देता हूँ। this is point A, let's say this is A and this point is B। अब UVL कैसा होता है? UVL कैन बी यूनिफॉर्मली वेरिंग, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, और ज्यादा है, लोड इज इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली, द लोड इज इंक्रीजिंग। और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, मैक्सिमम लोड कितना आ गया? W किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दिस इज L लेंथ। हियर व्हाट वी वर टेकिंग, इसके अंदर ये जो WL है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये W इंटू एल क्या है? इसका एरिया है। W इंटू एल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लोड। तो हम इसको P लिख रहे थे, P इज इक्वल टू WL विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लोड। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि W किलो न्यूटन है L लेंथ पर, और बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर ये मैक्सिमम है। तो मैं अगर मैक्स लोड यानी टोटल लोड की बात करता हूं, टोटल लोड P, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमेशा जो भी आपको फिगर दे रखा उसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू WL/2। ओके, ये P इज इक्वल टू व्हाट? WL/2। दिस P will act like a point load at the CG, center of gravity of the uniformly varying load। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोड है उधर की तरफ आएगा, और यहाँ से आई कैन राइट ये डिस्टेंस कितना आएगा? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2L/3 एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L/3। ऑलराइट, ये सिस्टम से ये हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसी तरीके से हमारे पास में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में एक और तरीके का लोड है। सॉरी, मैं यहाँ पे लेट मी ड्रॉ, कई सारे तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और हम सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी चीजें दे रखी होगी वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। देखिए लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए, आई एम मार्किंग दिस एज ए, दिस पॉइंट इज बी, अगेन आई एम मार्किंग दिस एज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is A and this point is B। एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से जिसका लेंथ है L और यहाँ पे है W किलो न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है। तो अगेन दिस लोड कैन बी कैलकुलेटेड, P दिस इज इक्वल टू WL/2। और ये आपको याद नहीं करनी, ये मैथ्स है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको याद हो जाएंगे। L/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2L/3।
अब जैसे मैंने पिछले वाला और इस वाले को कंबाइन किया था, ये दोनों बताए, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। नाउ हम ऐसा करते हैं, ए और बी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, राइट, with the maximum intensity at W kilonewton per meter at the center। हम यहाँ से इसको बोलेंगे L/2 एंड दिस इज L/2। तो अगर मैं P वैल्यू निकालना चाहूँ लोड का मैक्सिमम, तो P इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू L/2 प्लस L/2। दिस इज अगेन इक्वल टू WL/2। सेम ही आ रहा है, सबके अंदर सेम निकल के आ रहा है, बट दिस P विल एक्ट वेयर, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी यहाँ पे कहीं पर ही ये एक्ट करेगा, यहाँ से लेके L/2 और यहाँ से लेके L/2। तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो यूवीएल है, चाहे वो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, हम सबके अंदर क्या कर रहे हैं, एक कॉमन चीज कर रहे हैं। वो कॉमन चीज क्या है, हम लोड को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्लॉट कर रहे हैं, और जो लोड का वैल्यू है वो क्या है, जो शेप बन रहा है, वेदर इट इज ट्राइंगल और रेक्टेंगल, उसका एरिया हम लोग ले रहे हैं। तो सेम इस तरीके से भी बनाया जा सकता है एक और, समथिंग लाइक दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। Let's say this is W1 kilonewton per meter. Let's say this is W2 kilonewton per meter. This value, this height, and let's say the length is L. तो अगेन वी कैन से कि यहाँ से जो हमारे लिए P वैल्यू है वो क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ओके, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, into distance between them. So if I write P, this is equal to half into what are the two parallel sides, एक ये वाली पैरेलल हो गई और एक ये पैरेलल हो गई, ये दोनों एंड में पैरेलल है। So this is W1 plus W2 into what is distance between them, L. So this is equal to half L into W1 plus W2, half L into W1 plus W2, and we can calculate this P will act over here इस जगह पे, and let's say this distance is A and this distance is B. In coming times we'll see what is distance A and what is distance B. But अभी के लिए आपको समझना है कि P वैल्यू कैसे निकल रहा है, whether it is UDL, whether it is UVL या फिर पॉइंट लोड है। ओके, इन तीन तरीके के लोड होंगे जो कि आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस, यानी स्टेप्स। दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन कि शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके बाद में हम लोगों को देखना है रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दिन मैं आपको दो इक्वेशंस बताऊंगा और उन दो इक्वेशंस के बेसिस पे हम शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।